नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं और ऐसे में हॉर्नबिल टीवी ने लखनऊ में क्या गठबंधन के दो बड़े साथी कांग्रेस और समाजवादी स्टेट मुख्यालय पर जाकर जायजा लिया और जाना कि वहां पे माहौल क्या है। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। शाम को प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। आपको बताऊं, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हूं। आपको बताऊं, विपक्षी दल के नेता हैं जो अखिलेश यादव को बनाया गया है। आज सभी सांसदों की मीटिंग है दिल्ली में इंडिया गठबंधन के, उसी को लेकर यहाँ पर सभी सांसद दिल्ली गए हैं और ये कांग्रेस का माहौल है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर तगड़ी फाइट की, अमेठी की बात की जाए चाहे रायबरेली की बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई, कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत थी। राहुल गांधी ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बड़ी जीत थी। ना करते हुए भी राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ गए। और दिखाते हैं आपको, कैमरामैन से कहेंगे आगे चलें। जिस तरीके से देख सकते चारों तरफ झंडे लगाए गए यहाँ पर कार्यालय पर, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था, उसी को लेकर लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता उत्साह बना रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी, अमेठी थी, चाहे अयोध्या की बात करें, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक चौंकाने वाली सीट हो गई थी। जिस तरीके से अयोध्या की सीट पर हार हुई, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी, इनसे बात करेंगे। इनका क्या कहना है। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्नबिल टीवी में। धन्यवाद। कि आप प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं उनसे उम्मीद भी करना चाहूँगा कि देश के जो असल मुद्दे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देश में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, वो 45 साल में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, उसको कम कैसे किया जाएगा। देश की जो अर्थव्यवस्था, आपके रिज्यूम में जो 10 साल आपका रिज्यूम रहा, उसमें जो देश की अर्थव्यवस्था जो गिरी है, उसको कैसे आगे ले जाया जाएगा। जो भागीदारी न्याय की बात जो हम लोग कर रहे थे अपने मैनिफेस्टो में, महिला न्याय की बात कर रहे थे, वो जो महिलाओं को जो 50% आरक्षण के जो प्रावधान की बात थी, उसको आपको तत्काल लागू करने की भी बात करनी होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में, अपने न्याय में जो बात कही थी, वो बात हम लोग इम्प्लीमेंट कराने की पेशकश करेंगे। क्योंकि हम लोग विपक्ष की भूमिका अदा करने जा रहे हैं और विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष सशक्त होना चाहिए और सशक्त विपक्ष आज की डेट में हम लोगों के पास में है। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी अपेक्षा रखेंगे कि संसद भवन की जब कार्रवाई हो तो मुद्दों पर चर्चा हो, और निश्चित तौर पे जब मुद्दों पर चर्चा होगी तभी एक देश सशक्त देश बनेगा। क्या लग रहा है अयोध्या की सीट पर क्या कहेंगे। अयोध्या मुद्दा बहुत बड़ा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में और लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन वो सीट बीजेपी नहीं निकाल पाई। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, प्रभु श्री राम जी की आस्था सभी में है। विश्व के आराध्य प्रभु श्री राम जी हैं, और लेकिन प्रभु श्री राम जी के नाम पर राजनीति रोटियां भारतीय जनता पार्टी ने सेकी, आरएसएस ने सेकी। अब मैं एक बात कह सकता हूं कि प्रभु श्री राम जी ने विपक्ष को आशीर्वाद दिया और वहां पर हम लोग जीत करके आए। निश्चित तौर पे क्या है कि धर्म और राजनीति हमेशा अलग होनी चाहिए। धर्म का कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया तो कहीं ना कहीं अयोध्या हारना पड़ा उनको। तो मैं कह सकता हूं कि आज आने वाले समय में देश मुद्दों पर चलेगा, मुद्दों की सियासत पे चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, संविधान में जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के साथ कांग्रेस पार्टी कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। क्या लग रहा है अमेठी की सीट पर क्या बोलेंगे। बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी नेता है महिला स्मृति ईरानी, उनका मजबूत नेता थी, लेकिन उसके बाद भी 10 साल से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार हार गई। क्या ऐसी कमी थी जो हार गई और कांग्रेस जीत गई, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं तो स्मृति ईरानी जी से कहूँगा, स्मृति ईरानी जी का अहंकार हारा है। जिस तरह से स्मृति ईरानी जी नेता अमेठी की बन करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी जी को कोसने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पे इशूज थे, हाथरस में बेटी को रातों रात जब जलवा दिया गया, तो उम्बा की घटना हो या तमाम ऐसी घटनाएं जो महिलाओं पर अपराध हो रहे थे, स्मृति ईरानी जी ने कोई व्यक्तित्व नहीं दिया।
सिर्फ और सिर्फ हमेशा चुप्पी साध जाती थी। जब गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर इनके सरकार में बिक रहे थे, स्मृति ईरानी जी ने कभी व्यक्तित्व नहीं दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलिटिक्स है जो स्मृति ईरानी जी ने करने का काम किया, जिसमें प्रोपेगेंडा रचा, हमारे नेता को गाली दी, हमारी पार्टी को गाली दी। जनता जनार्दन होती है, उनको ये नहीं मालूम है कि अमेठी की जनता गांधी परिवार का एक स्वरूप है और गांधी परिवार ने हमेशा अमेठी की जनता की सेवा की है और अमेठी ने गांधी परिवार को स्वीकारा है। तो मैं कह सकता हूं कि स्मृति ईरानी के अहंकार की हार है और अमेठी की जनता की जीत है। किशोरीलाल शर्मा जी ने जिस तरह से स्मृति ईरानी जी को हराने का काम किया, तो मैं कह सकता हूं कि ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हम अमेठी को कल भी विकास के रूप में आगे अग्रसर करते थे, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। राहुल गांधी की सीट रायबरेली नाना करते हुए आखिरी डेट पर उनको इलेक्शन लड़ाया गया और वो जीत गए, काफ़ी अच्छे वोट से जीते। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हुई है। जिस तरह से 4 लाख के वोट के आसपास राहुल गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। देखिए क्या है कि रायबरेली में जब सोनिया गांधी जी कैंपेन करने आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, क्योंकि रायबरेली की जो सीट है वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और रायबरेली को गांधी परिवार ने हर मतलब विकास के रूप में वहाँ पर भेल दिया, रेल दिया, या जितनी भी मतलब फूड इंडस्ट्री का पार्क दिया, या जितनी भी मतलब संवैधानिक संस्थाएं थी वहाँ पर देने का उन्होंने काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार पे भरोसा जताया, राहुल गांधी जी पे भरोसा जताया और रायबरेली की जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं, वो रायबरेली के एक भविष्य की भी जीत है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में देखिएगा कि हम लोग विपक्ष में भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पे एक देश में नई राजनीति का जन्म हुआ है। क्या लग रहा है चाचा नीतीश बाबू, क्या सबके साथ लगातार आप लोगों की बैठकें चल रही, इंडिया गठबंधन की आज भी चल रही, तो क्या लग रहा है सरकार बनाने की कोई उम्मीद है? क्योंकि विपक्ष ने ऑफर तो किया नीतीश कुमार को पीएम के पद के लिए। देखिए, ये सब तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल की चीज़ें हैं और मैं आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरा तो बस यही सोचना है कि देश में जो भी सरकार हो वो मजबूत, सशक्त और जो है निष्पक्ष सरकार हो, क्योंकि देश जो है एक मजबूत सरकार से आगे बढ़ सकता है और तभी देश का एक विकास संभव हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में काम करने का मतलब उन्होंने काम किया है, बिहार की जनता ने उन्हें भरोसा जताया था। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि अभी हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में हम लोग रह करके मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पे जो जनता का आशीर्वाद मिला है, वो जनता के आशीर्वाद के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम लड़ाई करते रहेंगे, 2027 में लोकसभा चुनाव भी, उसकी भी तैयारी करते रहेंगे, अपने मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती। वहीं अगर बात करें इसमें सबसे बड़ा योगदान था तो सपा पार्टी, जो मजबूत पार्टी थी उत्तर प्रदेश के लिए, उन्होंने वहां से 37 सीटें जीती। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी एक बात है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए। अब चलते हैं हम लोग समाजवादी पार्टी में क्या माहौल है वहां जानेंगे। ये देखिए, मैं इस वक्त सपा कार्यालय पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से सपा कार्यालय पर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा योगदान था, साफ तौर पर उसके उत्साह में यहाँ पर कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा जो पोस्टर्स लगाए वो देख सकते हैं किस तरीके। सारे पोस्टर में लिखा है इंडिया गठबंधन प्रचंड ऐतिहासिक जीत, आर.के. चौधरी को दी बधाई। ये सब देखिए, क्योंकि आर.के. चौधरी वो हैं जो कौशल किशोर का हराकर सांसद बने इस बार। 10 साल से कौशल किशोर थे मोहनलालगंज की सीट से, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर, लेकिन इस बार आर.के. चौधरी बने हैं। और आपको बताऊं, जो अयोध्या की सीट थी, जो सबसे बड़ी सीट थी बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाली सीट थी। वहां से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो अवधेश प्रसाद हैं, वो उन्होंने जीत हासिल करी है काफ़ी अच्छे वोटों से। और ये थोड़ी देर में आज इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उन सांसदों की आज दिल्ली में बैठक है। थोड़ी देर में यहाँ से अखिलेश यादव भी निकलेंगे और उसके बाद वहाँ पर बैठकें चालू होंगी और अपना सांसद जो है वो अपनी बातें भी कहेंगे। अब देखना होगा, क्योंकि ये चुनाव था, ये लोकसभा का जो चुनाव था वो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चुनाव था।
चाहे बीजेपी की बात करें चाहे सपा की बात करें, लेकिन इंडिया और इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक तगड़ी फाइट थी वो एक चौंकाने वाली थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल करी और वहीं कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें हासिल करी। वहीं अगर बात करें बीजेपी की उत्तर प्रदेश में तो 36 सीटें आई हैं। ये एक बड़ी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं वो कहीं ना कहीं 2027 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। देश में लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन इस बार पिछले 2 चुनावों की तुलना में विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में है। सबसे अप्रत्याशित फैसला आया उत्तर प्रदेश से, जहां हॉट सीटों में शामिल पूर्वांचल की जौनपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर शानदार जीत हासिल की। जौनपुर लोकसभा सीट पर हर किसी को कड़े मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन यहां पर एक तरफा ही मुकाबला रहा। बाबू सिंह कुशवाहा ने बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को बहुमत से हराया। उन्होंने बीजेपी और बसपा की चुनौती को खत्म करते हुए बड़ी जीत दर्ज कराई। वह पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 19वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन को फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। और ख़ासतौर से जौनपुर की एक सीट जो हमेशा से चर्चा का विषय रही, हॉट सीट रही, वहां पर समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा जी पर भरोसा जताया और पहली बार सांसद का टिकट दिया और उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल करी। मेरे साथ में हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी जीत दर्ज करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आपको पहली बार सांसदी का टिकट दिया गया और उसके बाद आपके अगेंस्ट में कृपाशंकर सिंह थे और साथ साथ जो धनंजय सिंह वहाँ के बाहुबली कहे जाते हैं उनका भी समर्थन था उनको। उसके बावजूद भी आपने एक जीत का परचम वहाँ पे लहराया है, भारी मतों से विजयी हुए हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगे और क्या लगता है आपको कि कहाँ पे किस तरीके की चीज़ थी जो ये? देखिए, ये श्रेय तो जौनपुर के सम्मानित जनता का है और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, नेता थे, उन सब लोगों ने मेहनत किया। उनकी मेहनत के बल पर और जौनपुर की जनता के आशीर्वाद के बदौलत हम लोग जीते हैं। और जौनपुर की सम्मानित जनता ने पहले दिन ही मन बना लिया था, जिस दिन हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हुई जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुझे जौनपुर लड़ने के लिए कहा और मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने के लिए गया। और जब मैं पहले दिन 21 अप्रैल को गया तो उसी दिन लोगों का मन बन गया था। उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का मन बना लिया था, तो उन्होंने अपना स्नेह आशीर्वाद दिया और समाजवादी पार्टी के और सभी पार्टी के लोगों ने बूथ से लेकर के जिले तक सब लोगों ने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा जिसके बल पर हम लोग जीत के आए। विरोध में आपके कृपाशंकर सिंह थे और बाहुबली कहे जाते धनंजय सिंह और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी पार्टी का टैग, उसके बावजूद भी आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो कैसी कठिनाइयाँ थीं और किस तरीके की जीत हुई, कुछ इसके बारे में? देखिए, ये चुनाव है, कठिनाइयाँ होती ही हैं। अपनी बात कहना, लोगों के बीच में जाना है। दूसरा पक्ष है वो भी अपनी बात कहता है, लेकिन जो 10 साल की कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ रहा था। इन 10 सालों में जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसानों की समस्याएं हुई, जो थोड़ी बहुत नौकरियां निकली उनके पेपर आउट हुए, कोई परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें मुद्दे थे। अग्निवीर योजना थी, उससे बहुत त्रस्त थे हमारे यूथ कि भाई हमको मजबूरी में 4 साल के लिए जाना पड़ रहा है
और आधी अधूरी ट्रेनिंग कराते हैं, बॉर्डर पर भेजते हैं, शहीद होने पर शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, हमारे शिक्षा मित्रों का मामला हो, और जो हमारी शिक्षक भर्ती हुई है 69,000 में, उसमें रिजर्वेशन का जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं पूरी तरह दिया गया, संविधान बदलने की बात थी। ये सारी बातें थी जो लोगों को समझ में आ रही थी, और लोग चुनाव लड़े, हम लोग लड़ रहे थे, जा रहे थे लोग के बीच में, लेकिन सच ये है कि लोग चुनाव लड़ रहे थे और लोगों ने मन बना लिया था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इंडिया अलायंस को जिताना है। अब आप जौनपुर से जीत चुके हैं, सांसद हो चुके हैं, तो जौनपुर की जनता के लिए क्या विकास के लिए आपने सोचा हुआ है, किस तरीके का रोड मैप तैयार करेंगे? क्योंकि जौनपुर पूर्वांचल का एक छोटे क्षेत्र में आ जाता है और वहाँ पे ज़्यादा विकास अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग अभी भी पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, नौकरियाँ करने के लिए लखनऊ आते हैं। देखिए, जौनपुर बहुत जागरूक ज़िला है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जौनपुर में सबसे ज़्यादा अफसर हैं, IAS IPS जितने जौनपुर में हैं उत्तर प्रदेश के और किसी ज़िले में नहीं है। सिविल सर्विसेज में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े और जौनपुर ज़िले के लोग देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो जौनपुर बहुत जागरूक लोग हैं। और जहाँ तक जौनपुर के विकास के बारे में, तो अब हम लोग अभी पहली बार जीत के वहाँ से निकल के आए हैं, शपथ होगी, शपथ के बाद फिर लौट के जाएंगे हम क्षेत्र में। तो अपने साथियों के साथ बैठ करके जो ज़रूरी है, यदि प्रदेश में सरकार हमसे दूसरे पक्ष की है, सेंटर में सरकार विपक्ष की बन रही है, सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है हमारी, ये कड़ी चुनौती रहेगी। हाँ, कड़ी चुनौती, लेकिन एक सांसद होने के नाते हम जो कर सकते हैं जौनपुर के लिए वो पूरा प्रयास करके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चाहे जौनपुर के फ्लाईओवर का मामला हो, ओवरब्रिज का मामला हो, जौनपुर के में शहर में गंदगी है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, जौनपुर में जाम बहुत है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे अपने साथियों की सलाह से। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, उसके बाद वहाँ पे उसमें कोई काम नहीं हुआ, वो आधा अधूरा पड़ा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे जिससे जौनपुर के लोगों को लगे कि नहीं, उन्होंने जिताया है तो अच्छे व्यक्ति को जिताया है, उनका फैसला सही है, ये उनको न लगे कि उनका फैसला गलत है। अगर बात करी जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान भर में जौनपुर को कहा जाता है माफियाओं का गढ़, बाहुबलियों का गढ़, और ख़ास तौर से अगर पहला नाम आता है तो कहा जाता है बाहुबली माफिया। तो इस इमेज को कैसे आप चेंज करेंगे? ये भी एक अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ रहेगी कि इस इमेज को जो डेवलप हो चुकी है उसको बदलना, ताकि लोग वहाँ पर और आ सकें, घुल मिल सकें। नहीं, ये बदली है। जौनपुर के सभी साथी हमारे कह रहे थे कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हैं, अच्छे आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, मुझे उन्होंने माफिया समझ के थोड़ी जिताया है, तो मुझे उन्होंने एक साधारण और सीधा व्यक्ति समझ के जिताया है। तो इसकी शुरुआत हो गई, अच्छे लोग, सीधे लोग जीत करके आएंगे। यहाँ कोई देखिए, माफिया का और उसका कोई मतलब नहीं है। जिसको लोग चुन लेते हैं वही जीत जाता है, जिसको लोग आशीर्वाद दे देते हैं वही जीत जाता है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए सरकार, आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरीके की रहेगी और कैसे चलेगी? क्योंकि कई लोग ये भी तर्क लगा रहे हैं कि ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे और तमाम की मंत्रिमंडल के लिए भी चीज़ें अभी इधर से उधर होंगी। तो क्या लगता है इस बार जो एनडीए के गठबंधन की सरकार रहेगी वो पिछली बार की तुलना से कितनी अलग होनी चाहिए? कैसे बदलाव आप देखना चाहते हैं? देखिए, अब आज शपथ हो रही है, अब आज शपथ के बाद देखा जाए क्या होता है। अभी 2 बार फुल बहुमत की सरकार चली है, ये तीसरा टर्म है जिसमें बैसाखी पर है। सही माने में एनडीए की सरकार अब की बार है, पहले तो 2 बार बीजेपी की सरकार रही। अब देखिए ये चल पाती है कि नहीं चल पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, नवनिर्मित सांसद हैं, जौनपुर से जीते हैं, भारी मतों से इन्होंने जीत हासिल करी। और सबसे अहम बात यह है कि पहली बार इनको सांसदी का टिकट दिया गया था और जिस तरीके का भरोसा इंडिया गठबंधन ने इनके ऊपर जताया, ये उस पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। रोड मैप भी तैयार कर लिया है और कहना है इनका कि जौनपुर को विकास की प्रगति पर ले जाएंगे और वहाँ पर जो तमाम समस्याएं उसको जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी हार के कुछ दिनों बाद बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक के
प्रमुख सहयोगी वीके पांडियन ने रविवार को घोषणा की कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी पांडियन ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि नवीन पटनायक के लिए काम करना सम्मान की बात है। अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो वह देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मील के पत्थर तक पहुंच जाते। उन्होंने कहा कि पटनायक की कृपा, नेतृत्व, नैतिकता और सबसे बढ़कर ओडिशा के लिए लोगों के लिए प्यार ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया और उनका एकमात्र इरादा पटनायक की मदद करना था, जैसा कि कोई भी अपने गुरु और परिवार के लिए करेगा। पांडियन ने यह भी कहा कि उन्हें राजनीतिक पद की कोई चाहत नहीं है। I come from a very humble family and from a small village. My dream since childhood was to join the IAS and serve the people. Lord Jagannath made it happen. Because of my family from Kendrapada, I came to Odisha. From the day I set my foot in the soil of Odisha, I have received immense love and affection from the people of Odisha. From Dharamgarh to Rourkela to Mayurbhanj to Ganjam, I have tried to work very hard for the people. 12 years ago, I joined the Chief Minister's office. It was an honor to be working for Shri Naveen Patnaik. The experience, the learning I had from him is for lifetimes. His grace, leadership, ethics, and above all, his love for the people of Odisha always inspired me. His expectation from me was to implement his vision for Odisha, and we successfully crossed many milestones in health, education, poverty reduction, sports, investment, women's empowerment, infrastructure, and also in temple and heritage projects. Working for the youth, school and college children gave me great satisfaction. My own childhood memories of studying in a government school helped me to implement the Honorable Chief Minister's vision for school transformation under 5T. During COVID, we traveled to almost all 30 districts to ensure that the health infrastructure is ready to serve the people. In this time, we faced two super cyclones, Fani and Philin, and we really worked hard to save every precious life. I left the IAS taking voluntary retirement and joined the Biju Janata Dal to assist my mentor, Shri Naveen Patnaik. My only intent was to help him as anyone would do for his mentor or family. I would like to set straight certain perceptions and narratives. Perhaps it has been my shortcoming that I have not been able to effectively counter some of these political narratives at the right time. I reiterate that I came to politics to help my mentor Shri Naveen Patnaik ahead of the grueling elections, and I had no desire whatsoever for a specific political post or power. Therefore, I was neither a candidate nor was I holding any post in Biju Janata Dal. For the last 12 years, I have tried to work from early in the morning till midnight, keeping Odisha and Naveen Babu as my focus. Till today, the only property I have is what I inherited from my grandparents. I or my immediate family have no other property anywhere in the world. My property statement when I joined the Indian Administrative Service remains the same even today, after 24 years. The biggest earning in my lifetime has been the love and affection and the goodwill of people of Odisha. My intent of joining politics was only to assist Naveen Babu, and now consciously I decide to withdraw myself from active politics. I am sorry if I have hurt anyone in this journey. I am sorry if this campaign narrative against me has had a part to play with Biju Janata Dal's loss. I apologize to the entire Biju Parivar, including all the Karmis, for this.
and my heartfelt gratitude to the lakhs and lakhs of Biju Parivar members whom I am associated with. I will always keep Odisha in the core of my heart and my Guru Naveen Babu in my breath and pray to Lord Jagannath for their well-being and prosperity. अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।